शिक्षकगणों को मेरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही थी। तो मैं आज सारी जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक मोस्टली पूछे गए हैं उसको मैं आपको एक एक करके बताती हूँ सही से। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चल रहा है कि मौलिक नियुक्ति और कार्यभार की जो तिथि है वो गलत भर गई है या उसमें क्या भरना है। कोई लोग बोल रहे हैं कि मौलिक नियुक्ति वो होगी या कोई बोल रहे हैं ये होगी। तो इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत चीज़ें कन्फ्यूजन हो रही है। तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी आज। रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद हमें क्या करना है, गलत डिटेल अगर भर गई है तो हम क्या करें। स्टेटस में अगर नॉट डन आ रहा है आपका, मतलब आपने फॉर्म भर दिया है, सब रजिस्ट्रेशन कर दिया है, लेकिन स्टेटस में अभी भी नॉट डन आ रहा है तो क्या करें। फाइनल प्रिंट अभी नहीं मिला है तो क्या करें। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। जल्दी से आप देखिए और अपना फॉर्म भर लीजिए। तो सबसे पहले ये देखिए, रजिस्ट्रेशन इस तरीके का आपका आ रहा होगा। अगर आपका फॉर्म अच्छे से भर गया है तो यहाँ पर डन का लिखा आएगा रजिस्ट्रेशन पे। अगर नहीं भरा गया है तो पेंडिंग आएगा। अगर आपने मान लीजिए आपने फॉर्म भर लिया है और आपने पूरा सबमिट भी हो गया, फिर आपने फिर से इसे चेक करा तो रजिस्ट्रेशन पे पेंडिंग ही आ रहा है या नॉट डन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप भर रहे होंगे तो जब उस टाइम पे सर्वर नहीं चल रहा होगा या कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई होगी जिससे आपका फॉर्म नहीं भरा गया है। अगर भर जाता तो यहाँ पर डन का शो हो जाता, इसलिए यहाँ पे ये पेंडिंग आ रहा है। तो आपको फॉर्म क्या करना है, फिर से भर लेना है जिससे कि आपका फॉर्म जो है फिर से रजिस्ट्रेशन हो जाए और सबमिट हो जाए। जैसे ही सबमिट होगा आप फिर से चेक करिए, यहाँ पे आपका डन का निशान आ जाएगा, मतलब आपका पेंडिंग जो आ रहा है अभी वो आपका हट जाएगा। दूसरी चीज़, अगर गलती से कोई भी डॉक्यूमेंट गलत भर गए हैं तो क्या होगा। सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है नोट में कि ऑनलाइन आवेदन फाइल सबमिट करने के उपरांत उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन किसी भी स्तर पर संभव नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए बहुत सारों का क्या हो गया है ना, फ़ोटो की जगह आपके साइन अपलोड हो गए तो साइन की जगह फ़ोटो अपलोड हो गए या कुछ गलती से कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं। तो ऑनलाइन तो जो भरना था वो भर चुका है, लेकिन आपका अभी यही चांसेस है कि जब आपका काउंसलिंग होगी तो वहाँ पर जो भी आपके खंड शिक्षा अधिकारी वाले कार्यालय में या फिर बीएसए ऑफिस में उस स्तर पे आपका जो है तो करेक्शन हो पाएगा। एफिडेविट के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू आप ये उस टाइम पे जैसे कि कुछ हो गया तो आप एप्लीकेशन वहाँ पे लिख के आप स्पष्ट कर दीजिएगा, तो वहाँ पे आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपका निकल जाएगा। तो इस चीज़ में ज़्यादा मत घबराइए, लेकिन हाँ फिर भी फाइल जो आप फॉर्म भर रहे हैं वो अच्छे से भरिए, ध्यान से भरिए। के बाद सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, सबसे ज़्यादा जो गलती हो रही है हमसे वो इसी चीज़ में हो रही है कि हमें मौलिक नियुक्ति तिथि और कार्यभार ग्रहण करने की तिथि में क्या भरना है। अब ये देखिए, ये मैंने फॉर्म पूरा खोला हुआ है तो इसमें क्या है, कार्यभार ग्रहण करने के लिए जब हमने जनपद में कार्यभार ग्रहण किया था उसकी डेट और मौलिक नियुक्ति तिथि उसकी डेट कुछ कुछ जिलों में सेम दिखा रही है। जैसे कि इसमें दोनों जो डेट हैं वो दोनों सेम दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ जिले में क्या है ये अलग अलग दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, जो भी जैसे हमारा जो HRMS में पोर्टल पे अपलोड है वही आएगा सीधे सीधा। लेकिन आपको क्या है, वैसे देखा जाए तो जो मौलिक नियुक्ति तिथि होती है ना, जो हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिला होता है उसमें हमारे साइड में ऊपर कॉर्नर पे लिखी होती है डेट। जब भी हमें अपॉइंटमेंट लेटर लिखा था तो देखा जाए तो मौलिक नियुक्ति तिथि वो होनी चाहिए। इस पे केस भी चला था जब हमारा, अब चल रहा है अभी भी, जो प्रमोशन की लिस्ट आई थी वो इस बेसिस पे होनी चाहिए इसमें बोला गया था। लेकिन अभी तक उस पर कोई भी क्लियर विवाद ये चल ही रहा है, अभी तक कोई भी क्लियर स्पष्टीकरण नहीं आया है कि ये होनी चाहिए डेट या ये होनी चाहिए। इसमें ज़्यादातर वो वाली डेट आ रही है लोगों की में उन्होंने फर्स्ट साइन करे थे या बीएसए ऑफिस या जहाँ पर भी वो उन्होंने साइन करे थे पहले अपना कार्यभार ग्रहण किया था उस जनपद में, वो वाली जैसे कि इसमें आ रही है। तो इस देखी जाए तो मौलिक नियुक्ति तिथि में वही डेट आएगी जब हमारी नियुक्ति हुई थी, मतलब हमारी जब भी हमारा अपॉइंटमेंट लेटर मिला था वो। तो इसमें आप जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपकी सही है या डेट गलत है। तो अगर आपको चेंज करनी है वहाँ से, आपके जो आपका पोर्टल पे चढ़ी हुई है वो अलग अलग आ रही है जो आपको लग रहा है, तो वहाँ से आप जैसे यहाँ पे देखिए येस या नो आ रहा है, नो करेंगे तो आप वहाँ पे खुद अपने से टाइप कर सकते हैं ये आपकी मौलिक नियुक्ति है और ये आपके जो भी आपका जनपद में कार्यभार जो आपने ग्रहण करा है तब किया, या किसी के में मानव संपदा में ही गलती आ रखी है पहले से तो भी आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं और पीआरसी या बीएसए ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दे दीजिए इसके रिगार्डिंग कि मेरा इस तरीके का हो रहा है, उसको सही कराइए। ये जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आप एक एप्लीकेशन ले जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये भी है कि विवाहित हैं तो आपको यस भरना है, नो भरना है। अगर आपकी शादी
बाद में हुई है, जैसे आपको जॉब पहले लग गई है, आपकी शादी बाद में हुई है, तो अभी उनका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना होगा, तो वो एक एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं, एफिडेविट पे बनवा के उसको अपलोड कर दीजिएगा। अभी जब तक मान लीजिए अगर नहीं बन पा रहा है किसी का, तो वो इस तरीके का काम कर सकते हैं। और मैं विवाहित में आपको येस करना होगा। और इसमें जो अगर दिव्यांग है तो येस या नो में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो भी आपकी डिटेल पूछी है वो आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि भारांक वाले में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं। सबसे पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछ रहे थे लोग कि अगर महिला है तो उसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसमें हमें कौन सा भारांक वाला चूज़ करें कि किस चीज़ पे हमें एफिडेविट लगाना है, नहीं लगाना है। तो अगर खाली महिला का जो भारांक आपको इस बार 10 नंबर मिल रहा है, पहले हमारा 5 नंबर होता तो इस बार 10 नंबर मिल रहा है, तो उसका कोई भी अलग से ऑप्शन नहीं मिलेगा टिक करने के लिए। वो आपका पहले से ही निर्धारित कर लेंगे, फैच कर लेंगे कि हाँ आप महिला हैं, तो आपको 10 नंबर उसमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो इसमें आपको कोई भी चीज़ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई आपको सर्टिफिकेट लगाना है, ना कुछ करना है। तो जो भी आपको ये भी पता है कि अगर जितनी भी टाइम का आपका सर्विस हो गई है, सेवा हो गई है, उसका हर साल का 1 नंबर मिला करेगा। दिव्यांग अगर अध्यापक अध्यापिका है या फिर उसके, तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। असाध्य रोग या गंभीर रोग से ग्रसित हैं तो उनको 20 नंबर मिलेंगे। अगर किसी के भी पति या पत्नी सरकारी सेवा में है, तो अगर वो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उसके बिहाफ पे उनको 10 नंबर मिलेंगे। अगर एकल अभिभावक है, मतलब उनका जैसे कि डिवोर्स हो गया है या हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उनको मिलेंगे 10 नंबर। इसमें क्या करना है आपको, एकल अभिभावक वाले में जैसे कि अगर मान लीजिए डिवोर्स हो गया या फाइल केस चल रहा है, अगर डिवोर्स हो चुका है तो आपको उसके पेपर्स के जो भी फोटोकॉपी हो गई या जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे वो लगा सकते हैं। अगर आपका केस चल रहा है तो भी आप उसकी कॉपी लगा दीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी दिक्कत आ जाती है कि अगर फाइनल केस नहीं हुआ है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट होने के भी चांसेस हो जाते हैं। और अगर आपका हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट उनका लगा दीजिए। और आपको मैरिज सर्टिफिकेट में तो मैंने बता ही दिया है कि मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपको अभी अभी शादी हुई है, नहीं बन पा रहा है, तो एफिडेविट करके लगा दीजिए, या फिर जो जहाँ पर भी जॉब करते हैं उनका सेवा का जो पत्र होता है वो लगा दीजिए। और जब आपकी काउंसलिंग हो तो वो पूरा बनवा के वो ले जाइए एक एप्लीकेशन के साथ, उसमें अपनी समस्या लिख के वो कर दीजिए, तो आपका वो जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद अगर राष्ट्रीय पुरस्कार किसी अध्यापकों को मिला है तो उनको 5 नंबर मिलेंगे, उनके पास सर्टिफिकेट होगा ही। ऐसे ही राज्य पुरस्कार का भी सर्टिफिकेट होगा ही। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसमें लगा सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो बनाई है, आप उसमें से डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लिंक कॉपी कर दूँगी, आप देख लेना कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और जल्दी करिए क्योंकि इसकी लास्ट डेट 14 तारीख है, तो ख़त्म होने वाला है। जल्दी से आप अपना फॉर्म भरिए और बिना गलती किए इसको सबमिट कर दीजिए। धन्यवाद।